हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंडा बॉक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं विकास विद्रोही और आज का हमारा बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे और वो ये पूछ रहे हैं कि सर कौन सी बुक्स पढ़नी है या कहां से हमें टॉपिक्स लेने हैं। साथ ही वो ये भी डाउट लेकर बैठे हुए हैं कि वह बोलते हैं कि हम सर आर्ट्स से हैं। देखिए, सबसे पहले उनके लिए एक सूचना रहेगी कि आप जो सोच रहे हैं या आपने अपने माइंड में ऐसा बिठा रखा है कि हम आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं या साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनके लिए छोटी सी बात है कि जो भी टॉपिक्स आपके मेंस के हैं उन मेंस के टॉपिक्स को मैं कवर करवा रहा हूं। साथ ही आपको यदि एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है तो आप हमारे फंडा बॉक्स के यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। साथ ही एक आरएस की टीम है जो आपको प्रॉपर गाइडेंस के रूप में आपको समय समय पर गाइड करती रहेगी। तो दोस्तों, चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इसी को पढ़ते हैं। जो आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। आप एक चीज सोचते हैं कि हम डेली जो है वो सांस ले रहे हैं और इसी श्वास को हम 24 घंटे के आधार पर लेते हैं। यह क्यों जरूरी है, या यह मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्रियाओं के आधार पर संपन्न होती है। आज हम इनके अंगों के बारे में देखेंगे, ये कैसे काम करता है उसके बारे में जानेंगे, या इसके जो अंग होते हैं ये अंग किस तरीके से काम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली बात, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है यह ऑर्गन्स और उसके साथ में जो पार्ट्स होते हैं यह बॉडी में इन्वॉल्व होते हैं ब्रीदिंग के लिए, और ये एक्सचेंज करते हैं किसको, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। समझना, हमने टॉपिक जो है हमारा पाचन से पहले हमने बात की है जो न्यूट्रिशंस, और न्यूट्रिशंस हमने लिया है कि भाई भोजन में हमने मुख्य तत्व के रूप में जो लिया है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट लिया है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका मेन काम होता है ग्लूकोज का निर्माण करना। ये जो ग्लूकोज होती है यह ग्लूकोज हमारे बॉडी के ब्लड में मिलती है या वहां रहेगी। अब उस ग्लूकोज को हमें जलाने के लिए, मैंने कहा जलाना, इसका मतलब है कि हमारा शरीर जो है वो ग्लूकोज को जलाने की क्षमता रखता है। तो हम इसे जलाएंगे या ऑक्सीडाइज करेंगे किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये जो ऑक्सीजन है ये हम हीमोग्लोबिन के साथ जोड़कर हमारे शरीर में ले जाते हैं, जिससे उसका रिएक्शंस रहेगा और रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिलेगी, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, डेवलप होगी, और साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम वापस जोड़कर लेकर आते हैं और श्वास के माध्यम से वापस छोड़ देते हैं। यह जो प्रक्रिया है यह 24 घंटे निरंतर बनी रहती है और इसी को कहा जाता है रेस्पिरेटरी श्वसन सिस्टम तंत्र। अब देखिए, इस तंत्र में कौन कौन सी चीजें हमारे यूज आती हैं। तो देखना, सबसे पहले होता है नोज, नाक, फिर उसके बाद होता है साइनस जो अंदर की ओर नलिका है, इसके बाद मुंह, गला, और गले में एक भाग होता है ग्रसनी, फेरिक्स। इसके बाद एक होता है आवाज तंत्र जिसे कहा जाता है लैरिंग्स, स्वर यंत्र या वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। फिर आता है विंड पाइप, और ये विंड पाइप जो है वो फेफड़ों को जोड़ने की प्रक्रिया है या जोड़ने की नलिका है, जिसका आकार या लंबाई बात की जाए तो लगभग 12.5 सेंटीमीटर के आसपास, 12.5 सेंटीमीटर के आसपास रहेगी। उसके बाद आते हैं फेफड़े। ये जो फेफड़े लंग्स होते हैं ये दो फेफड़े होते हैं जो हमारी वक्ष गुहा या आपकी ब्रेस्ट जो है इस ब्रेस्ट के नीचे दबे रहेंगे और पसलियों के नीचे, रिब्स के नीचे होते हैं। ये जो फेफड़े हैं ये आकार में, एक आकार में छोटा होता है, दूसरा बड़ा। यदि राइट फेफड़े की या लंग्स की बात की जाए तो यह आकार में बड़ा होता है और लेफ्ट फेफड़ा थोड़ा सा छोटा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक कार्डियक नोच होती है, मतलब जो हृदय होता है वह हृदय उसमें धंसा हुई संरचना में रहेगा। और उसके बाद ये जो फेफड़े हैं इन फेफड़ों में एक छोटी संरचनाएं होती है जिन्हें कहा जाता है एल्वियोलाई या कूपिकाएं। चलिए इन्हीं के बारे में एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। नाक जो होता है, इस नाक में देखना क्या क्या चीजें हैं। तो यह नाक जो होता है, इस नाक के में बाल पाए जाते हैं, रोम होते हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है। इसी नाक में हम एक पदार्थ या जो कहा जाए द्रव का निर्माण करते हैं जिसे म्यूकस कहा जाता है। यह नमी बनाए रखता है, साथ में हवा को गर्म करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि वातावरण में देखना आपका जो टेम्परेचर है वो अभी सर्दियां हैं तो कम है और गर्मियों में ज्यादा रहेगा, लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो उसे मेंटेन करने का काम जो है वो इसी का रहेगा। साथ में जो बाल होते हैं ये डस्ट, जो धूल कण होते हैं उन्हें रोकने का, और साथ में यह बैक्टीरिया आदि को रोकने का काम करते हैं। इसके बाद
हमारे नाक में हमारे एक सिस्टम पाया जाता है जिसे कहा जाता है ऑल्फैक्टरी रीजन या घ्राण क्षेत्र पाए जाते हैं, जो कि किसी भी गंध के महसूस कराने का काम करते हैं, जो जुड़े होते हैं ब्रेन से, और हम गंध का अनुभव ले पाते हैं। इसके बाद होता है आवाज या स्वर यंत्र, जिसे वोकल कोर्ड्स या लेरिंग्स कहा जाता है। यह एक कंठ के रूप में भी जान सकते हैं। इसकी जो संरचना है लगभग 20 mm की संरचना होती है, जो आवाज का निर्माण करता है। इसके बाद विंड पाइप है, जो श्वास नलिका, यह फेफड़ों तक जुड़ी रहती है। फेफड़े जो होते हैं हमारे दो होते हैं, स्पंज के समान होते हैं। इनके कलर की यदि बात की जाए तो यह पिंक कलर के होते हैं। वजन की बात की जाए तो लगभग 1.3 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम तक रहते हैं। अब देखना, ये जो विंड पाइप है, इस विंड पाइप का क्या होगा, पार्ट या विभाजन होगा, मतलब दो पार्ट में यह बदलेगा। जब ये दो पार्ट में बदलता है तो उसे जो कहा जाता है, जो बदल गई है या दो पाइप में ये छोटे छोटे भाग में बदल गई है, टूट गई है, उसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है ब्रोनकाई। इस ब्रोनकाई की यदि बात की जाए तो यह फेफड़ों में पहला विभाजन है श्वास नलिका। इसके बाद ये जो फेफड़ों में यह छोटे छोटे नलिकाओं के रूप में फिर बंटती है, और इसे जो कहा जाता है वो ब्रोनकीलस कहा जाता है। मतलब श्वास नलिका दूसरा विभाजन, और दूसरा विभाजन जो कहलाता है वो ब्रोनकीलस कहलाता है। इसके बाद इन ब्रोनकीलस से जो आगे की संरचनाएं होती है वह छोटी छोटी बोल रहेंगी, जिन्हें एल्वियोलाई या कूपिकाएं कहा जाता है। ये जो कूपिकाएं होती है वास्तव में श्वास को, किसको हम ले रहे हैं, उसमें यह फूलती है और यह बंद होती है। हम वास्तविक जो संरचना या क्रिया जो करते हैं उन्हीं एल्वियोलाई में करते हैं। ये जो एल्वियोलाई है यह क्या करती है, तो ये जुड़ी होती है किसके साथ, एक पल्मिनरी आर्टरी और दूसरी होती है पल्मिनरी वेन। जो पल्मिनरी आर्टरी होती है यह अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है, कहां से, हृदय से वहां तक जोड़ती है। और उसके बाद ये जो धमनियां होती हैं केवल और केवल एकमात्र होती हैं जो अशुद्ध रक्त के लिए जानी जाती है। देन यह जो रहेगा वह हमारा ब्लड में क्या मिला दी जाएगी, ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन के मिलाने के बाद यह किससे जुड़ा होगा, तो पल्मिनरी वेन से। और ये वेन सिरा जो होती है यह रक्त को कहां लेकर जाती है, हृदय तक लेकर जाती है। ये जो हृदय होता है पूरे अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। अब देखना, हमारा जो ऑक्सीजन है, अगर आपसे सवाल कई बार ये पूछ लेता है कि बताइए हम कितनी मात्रा में कौन सी वायु लेते हैं, तो एनवायरनमेंट में जितना % होता है हवाओं का, उसी रूप में हम क्या लेते हैं, अंदर हमारे श्वास नलिका में लेते हैं। जब हम श्वास को अंदर की ओर लेते हैं तो 21% लगभग ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, और लगभग आपके जो नाइट्रोजन होता है वो 78% के हिसाब से लेते हैं। लेकिन जब वो हम वापस इसे छोड़ रहे होते हैं तो वापस जो रहेगी वो ऑक्सीजन 16%, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 3.6% के आसपास हम इसे वापस छोड़ते हैं। मतलब हमने ऑक्सीजन का उपयोग ले लिया है किसके रूप में, ग्लूकोज को तोड़ने में, और उससे तोड़ने के बाद हमने क्या बना दिया है, एटीपी के फॉर्म में हमने बनाई है ऊर्जा, और इसी ऊर्जा को हम क्या करते हैं, उपयोग में ले पाते हैं। इसके बाद वास्तव में बाद की जो संरचना होती है इसे डायफ्राम कहा जाता है, और ये डायफ्राम जो होता है फेफड़ों के नीचे होता है। यह ऊपर और नीचे होता हुआ संरचना है, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, हम श्वास को लेते हैं और वापस छोड़ पाते हैं। साथ ही अगर आगे की बात की जाए तो यहां पर एक आप फोटोग्राफ्स देख पा रहे हैं, और ये जो फोटोग्राफ्स है इसमें जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में देख पा रहे होंगे कि नाक से लेकर फेफड़ों तक की जो संरचना है उसे एक पाइपलाइन के द्वारा दर्शाई गई है, जिसे ट्रेकिया कहा जाता है। इसके बाद ये दो छोटी भागों में बटा है और जिसे ब्रोनकाई कहा गया है। इस ब्रोनकाई के बाद की जो संरचना आप देख पा रहे हैं, जो छोटी छोटी लाइन के रूप में या छोटी छोटी पाइपलाइन के रूप में जो आपकी पेड़ की जैसी शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं के रूप में देख पा रहे हैं। इन शाखाओं को जो कहा जाता है वो ब्रोनकीलस कहा गया है। और उसके बाद यहां आप एक छोटे बोल के रूप में देख पा रहे हैं, जो हम पत्ते के रूप में समझ सकते हैं। तो इन्हें जो कहा जाता है वो कहा जाता है एल्वियोलाई, और इसी के नीचे की संरचना है जिसे डायफ्राम कहा जाता है। अगर बात की जाए कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है, तो राइट फेफड़ा जो है वो आकार में बड़ा होता है, जबकि लेफ्ट जो फेफड़ा होता है वो आकार में छोटा होता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट फेफड़े की ओर हृदय हल्का सा टिल्ट रहता है, झुकी हुई संरचना में रहता है। अब यहां पर मैंने बता दी है कि सांस को लेना और छोड़ना जो है, ले रहे हैं ऑक्सीजन, वापस छोड़ रहे हैं
कार्बन डाइऑक्साइड को। ये हम क्या करते हैं, मांसपेशियों के आकार में मदद मिल पाती है जिसे डायफ्राम कहा जाता है। ये डायफ्राम ऊपर और नीचे खिसकता है जिससे एक वैक्यूम बनता है, और ये जो वैक्यूम बनता है इसमें क्या रहेगा कि जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे रहेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा और प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। जैसे ही हम इसे वापस छोड़ेंगे तो उसके बाद इसमें वॉल्यूम जो है वो कम होगा और प्रेशर का मान बढ़ जाता है। इसके यह क्या रहेगा, तो यह डायफ्राम ऊपर और नीचे क्या होता रहता है, बढ़ता और खिसकता रहता है, जिससे वो डिफ्लेक्ट होते रहते हैं। इसके बाद यहां पर आपने देखा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से वायु को अंदर ले रहे हैं। बाल जो है इन्हें सीलिया कहा है। अंदर जो आपके क्या रहेगी, आपकी जो संरचना है जिसे म्यूकस से क्या निकलता है, म्यूकस श्लेष्मा से म्यूकस निकलता है, और ये जो है आम आगे की ओर श्वास को लेकर जाते हैं। इसके बाद जो रहेगा, ये म्यूकस जो है यदि लंग्स में कोई क्या हो जाए इन्फेक्शन या तो कफ बनता है, और उस कफ के रूप में हम खांसी वगैरह का क्या करते हैं, खांसते हैं। अब बात एक निकल कर आती है कि जो श्वसन दर है, इस श्वसन दर की यदि बात की जाए तो हम 1 मिनट में कितनी बार सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, ये श्वसन दर है। अगर बात की जाए वयस्क मनुष्य की तो 12 से लेकर 15 बार हम श्वसन को क्या करते हैं, लेते हैं और छोड़ते हैं। और साथ ही यदि शिशु की, चाइल्ड की बात की जाए तो यह 44 टाइम्स होता है, मतलब 44 बार सांस को लेता है और छोड़ता है। लेने और छोड़ने की जो दर है यह इसी पर निर्भर करेगी। इसके बाद यदि बात की जाए तो देखना, श्वास के लेने की जो स्थिति है वो हम लेते हैं लगभग 2 सेकंड में, और वापस जो छोड़ने की स्थिति होती है वो 3 सेकंड में हम इसको लेते हैं। तो यहां पर एक सिस्टम दर्शाया गया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और मुंह से लेकर और एल्वियोलाई तक की संरचना को दर्शाया गया है। दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने यह जाना है किस प्रकार से हम वायु को लेते हैं और वापस छोड़ते हैं, जिसका उपयोग हम ऊर्जा के निर्माण के लिए कर रहे होते हैं। आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए और मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आपके पास अभी प्रॉपर समय है। आप टॉपिक के आधार पर लगभग एक टॉपिक को डेली आप कवर कर पा रहे हैं। साथ ही यदि ऐसा हुआ कि आपके टॉपिक्स ज्यादा रहे और मेंस तक की आपकी तैयारी जो है वो पूरी नहीं हो पाई, तो हम हो सकता है डेली बेसिस पर 2 से 3 टॉपिक्स भी लेकर आएंगे। लेकिन हमारा यह वादा है, और यह वादा आपसे ये रहेगा कि जब तक ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम आपसे जुड़े रहेंगे। डेली आधार पर हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, वीडियोस लेकर आ रहे हैं। साथ ही हमारी हिंदी की पाठशाला भी चल रही है, इंग्लिश के लेक्चर भी लेकर आ रहे हैं। आपके लिए टीआरपी प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। वो जो टीआरपी प्रोग्राम है आप उसमें जरूर भागीदारी लीजिए, अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए और आप अपने लेखन कार्य को बेहतर कर सकते हैं। अभी मेंस, यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस आए हैं, और उन क्वेश्चंस को भी आप जो है अपने डेली बेसिस पर आप करके देखिए, क्योंकि आप उन चीजों को समझ पाएंगे। वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, एक सिस्टम है, और उसी को कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व किया गया है आरपीएससी में। तो वहां से भी क्वेश्चंस को आप जो है वो करके जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।